हेलो स्टूडेंट्स, आपके खुद के प्यारे चैनल द एडू पॉकेट पर आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए कंसेप्ट एक्टिव पैसिव के पार्ट 3 के साथ आपके सामने उपस्थित है। आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव पैसिव में जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उससे आगे का प्रोसेस क्या है। पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स लिए थे, उसी के सीक्वेंस में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा ये पार्ट 3 है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, या वर्ब का कौन सा होना जरूरी है ये बात हम कर चुके हैं, सकर्मक जिसको हम कहते हैं। और इसको यदि हम टेक्निकल भाषा में कहें तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। इसका होना ज़रूरी है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट एक या दो हो सकते हैं। जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी उससे यदि हम इन दो प्रश्नों को करें, जैसे व्हाट का जवाब यदि हमें मिलता है, यानी कि व्हाट का प्रश्न करें, दूसरा जो है किसे या किसको का यदि हम प्रश्न वर्ब से करें और हमें जवाब मिलता है, इन दोनों का जवाब इस वर्ब से ये प्रश्न करने पर यदि हमें मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारी वर्ब सकर्मक है, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है और हम उसका पैसिव बना सकते हैं। यह हमारी बेसिक नीड है। इसके बाद कुछ अन्य शब्द हो सकते हैं और इसके बाद कोई भी मार्क ऑफ पंक्चुएशन जो सेंटेंस के अनुसार है वो आ सकता है। हमने इसमें ये सीख लिया था अब तक कि जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाया जाता है, उसको हम ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर के जाते हैं। जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर के जाते हो तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है। वो कोई नाउन हो सकता है और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। जब आप नाउन को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर के जाते हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे नाउन की जगह पर राम दे दिया, श्याम दे दिया, मोहन दे दिया, गीता दे दिया, रमजान दे दिया, कोई भी शब्द दे दिया, कोई भी नाउन दे दिया, कोई भी व्यक्ति का आपने यहाँ पर उपयोग किया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि वहाँ पर कोई प्रोनाउन है, जैसे ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, इससे रिलेटेड कोई यदि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में क्या होता है कि उसमें केस काम करते हैं, सब्जेक्टिव केस जो सिर्फ यहाँ काम आएगा। और इसको यदि हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो है ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील हो जाएगा। ये हमने समझा था। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना ये वाइस वर्सा है। यदि यहाँ पर देम है और आप इसको आगे लेकर के जा रहे हो तो ये दे में बदलेगा। ये आपको समझना है। आपस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब आपस में बदलेंगे तो नाउन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोनाउन दिया हुआ है वो अपनी स्थिति से दूसरी स्थिति पर जाने पर बदलेगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव होते समय वो अपना रूप बदलेगा। यानी कि हर दे रखा है तो सी हो सकता है, डैम है तो दे हो सकता है, हर है तो सी हो सकता है। ठीक वैसे ही इसी तरह से यू है तो यू का यू रह सकता है। ये बदलेगा। ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस को चेंज करना सब्जेक्ट में और सब्जेक्टिव केस को चेंज करना ऑब्जेक्ट में, है ना। ये पार्ट था। उसके बाद हमने समझा कि यदि दो ऑब्जेक्ट है तो क्या कंसेप्ट काम करता है। बड़ा सरल है। दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक जो होगा वो कौन सा होगा, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट से आप सेंटेंस को शुरू कर सकते हो। लेकिन सवाल ये उठता है बचे हुए ऑब्जेक्ट का क्या करें। ध्यान देना, वो ऑब्जेक्ट किसका है? इस वर्ब का है ना। तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही रहेगा। अब जो भी पैसिव में वर्ब आएगी, इस वर्ब के कारण से जो रूप आएगा उसके ठीक बाद में ऑब्जेक्ट का उपयोग कर दिया जाएगा जो बचा हुआ होगा। यहां तक हमने पिछले वीडियो में समझा था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। हमने आगे ये शुरू किया था कि यदि सेंटेंस में जो वर्ब दी हुई है, आपको ये समझाना था कि
सेंटेंस में जो टेंस का जो हम पैसिव बनाते हैं, तो हमने ये बात की थी पिछले वीडियो में कि यदि हमें कोई फर्स्ट फॉर्म नजर आए, है ना, दिए गए सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यानी कि कोई रूट फॉर्म नजर आए। अब रूट फॉर्म यदि नजर आती है तो पैसिव बनाते समय हमें क्या करना होगा, तो उसका एक पार्ट आपको समझाया था कि आप उसमें इज, एम, आर लेके आओगे, है ना। ये इसका जो नॉन फिक्स वाला पार्ट है, इसी से दूसरा पार्ट जो आएगा वर्ब से वो थर्ड फॉर्म होगी। और ये जो थर्ड फॉर्म वाला जो पार्ट है ये हमेशा फिक्स पार्ट में शामिल होगा, यानी कि जैसे ही रूट फॉर्म आए आपको इज, एम, आर का उपयोग करना है, ठीक है। फिर हमने ये समझा था कि यदि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आए, सेकंड फॉर्म की शक्ल में भी आएगी, तो इसके अलावा और किस में आएगी, कई बार ये इस प्रकार से भी आ सकती है जिसको हम कहते हैं डिड प्लस रूट फॉर्म। एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे मान लो कहीं पर भी सेंटेंस में आपको प्लेड दिया हुआ है तो वो सेकंड फॉर्म है, लेकिन यदि सेंटेंस में वो डिड कहीं भी सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट के पीछे, वर्ब के पहले कहीं भी दिया हुआ है, वो डिड प्लस प्ले भी हो सकता है। Whenever we find did plus play in this sentence, it means we have in that sentence second form. Did plus play equal to played, और played is a second form, है ना। ये होने पे हम पैसिव में क्या करेंगे, बस इतना हमें ध्यान रखना है। तो हमें करना है फर्स्ट ऑफ ऑल was और वर का उपयोग करना होगा, was वर, और साथ में इसका पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। जो भी वर्ब दे रखी है आपको, इसका पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना, यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये कांस्टेंट है, मतलब हमें इस पे फोकस करना है, ध्यान देना। इज, एम, आर हम क्यों लाए, क्योंकि सेंटेंस किसका था, प्रेजेंट का था। वॉज वर हम क्यों लाए, क्योंकि सेंटेंस किसका था, पास्ट का था, है ना। प्रेजेंट का था इसलिए इज, एम, आर लाए, पास्ट का था इसलिए वॉज वर लेकर के आए। ये हमने सेकेंड फॉर्म में समझा। अब हम इससे आगे चलते हैं, उससे पहले आप अच्छी तरह से इस चीज़ को देखें। ये पिछले वीडियो से कनेक्ट करते हुए है, जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो समझा था उसी को कनेक्ट करते हुए। फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या करना, इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म लेकर के आना। सेकेंड फॉर्म हो तो क्या करना, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म को लेकर के आना। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। थर्ड फॉर्म हो तो क्या करना, फोर्थ फॉर्म हो तो क्या करना, फिफ्थ फॉर्म हो तो क्या करना, सिक्स्थ फॉर्म हो तो क्या करना। जब तक हम सिक्स्थ फॉर्म तक पहुंचेंगे, टेंस के जितने भी पैसिव बनने हैं एक्टिव से पैसिव जो टेंस के अकॉर्डिंग बनने, वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर हम लेट वाले वाक्यों की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, आया समझ में। तो तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेकर के। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कीजिएगा। और आप चाहते हो कि आप ही की तरह बाकी और भी समझें, इस एक्टिव पैसिव को अच्छे से समझें, तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। चलो देखते हैं। तो अब हम इसके आगे चलते हैं और हम बात करते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के बारे में समझा। फर्स्ट फॉर्म में इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म का उपयोग, सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अब हम लेते हैं थर्ड फॉर्म को। यदि वर्ब वाले पार्ट पर, जो कि आपको याद हो, हमने जब पिछले वीडियो में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब परिवर्तन होता है तो हमने देखा था कि जो फॉर्म है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे वर्ब के स्थान पर होती है। उसमें सेंटेंस में दो प्रकार के परिवर्तन हम लोगों ने समझे थे, एक फिक्स था, एक नॉन फिक्स था। फिक्स में कौन कौन सा था और नॉन फिक्स में कौन कौन सा था। फिक्स में था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदलना, है ना, फिर थर्ड फॉर्म का आना, फिर एक प्रीपोजिशन का आना, है ना, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसको लिखना, फिर जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलना। ये जो पार्ट था, 5 जो परिवर्तन थे वो किस में थे, ये फिक्स थे। फिक्स में इसलिए कह रहा हूं कि ये किसी भी प्रकार का टेंस का सेंटेंस हो, उन सब में एक ही प्रकार से होगा। जो चेंजेबल पार्ट है, नॉन
जो फिक्स वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का आता है। अब वर्ब का तीसरा पार्ट हम लेते हैं थर्ड फॉर्म। दोस्तों सेंटेंस में यदि थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव में क्या करना, तो एक सवाल उठता है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई थर्ड फॉर्म इफ वी आर गिवन इन ए सेंटेंस? इफ वी आर गिवन इन ए सेंटेंस थर्ड फॉर्म, देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो हम पहले उसी की बात कर लेते हैं। देखो अभी जैसे हमने एक वर्ब का एक सेंटेंस लिखता हूं, उसमें एक वर्ब लिखता हूं, आई प्लेड क्रिकेट, ओके, और दूसरे में मैं लिखता हूं आई हैव प्लेड क्रिकेट। इन दोनों सेंटेंसेस में हमने देखा यहां भी प्लेड है और यहां भी प्लेड है। प्रश्न क्या था आपसे अभी मैंने एक प्रश्न पूछा, वो क्या था कि सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज थर्ड और सेकंड फॉर्म इफ वी आर गिवन इन अ सेंटेंस? ओके, कैसे पहचानेंगे? ध्यान देना, सेकंड फॉर्म क्या है? युवा अवस्था होती है वर्ब की, ऑलवेज कम इन अ सेंटेंस इन अलोन सिचुएशन, इट ऑलवेज कम्स अलोन, never comes any other verb or helping verb of the sentence। सेंटेंस में किसी दूसरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म का उपयोग नहीं होता है। बिल्कुल सही समझा। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओल्ड स्टेज ऑफ द वर्ब दैट नेवर कम्स अलोन। एकदम रिवर्स हो गया ना, उल्टा हो गया, ये कभी भी अकेली नहीं आती और ये हमेशा अकेली आती है। इसको आप यूं समझें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब के आगे कुछ भी नहीं है, सपोर्टिंग इसके साथ कुछ भी नहीं है, सपोर्टिंग कंटेंट ऑफ द इंग्लिश जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो इसमें नहीं है। ये सेकंड फॉर्म है। फिर इसके साथ क्या है? इसके साथ हैव फॉर्म है, तो ये थर्ड फॉर्म है ना। एक लीक से हट करके मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूं। थर्ड फॉर्म हमेशा जो है अकेली नहीं आती है, तो फिर ये किसके साथ आती है? तो ध्यान रखना, ये हमेशा या तो हैव फॉर्म के साथ आती है। जब भी मैं हैव फॉर्म बोलूँ तो आप उसका मतलब समझें, हैज़ हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, एनी फॉर्म ऑफ दी हैव, ओके। लेकिन जब हैव फॉर्म के साथ नहीं आती तो फिर ये किसके साथ आती है? तो फिर ये बी फॉर्म के साथ आती है। वो इज, एम आर, वॉज, वर, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, ऐसे हो सकती है ना। और या फिर बीइंग, है ना, बी, बीन, बीइंग, या फिर किसी भी दूसरी वर्ब के साथ बीन आ जाए तो उसके साथ ये आ सकती है। तो है फॉर्म थर्ड फॉर्म जो है किसके साथ आ सकती है? थर्ड फॉर्म हमेशा या तो है फॉर्म के साथ आएगी या बी फॉर्म के साथ आएगी। ये एक जनरल कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। चलो हम देखते हैं बोर्ड पर। अभी हमने क्या बात की, इन दोनों में कौन सी सेकंड है? ये सेकंड है क्योंकि अकेली है। ये सेकंड क्यों नहीं है? क्योंकि ये हैव के साथ है। हैव के साथ आने वाली या बी फॉर्म के साथ आने वाली कोई भी अगर थर्ड फॉर्म जैसी या सेकंड फॉर्म जैसी नजर आती है तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही होगी। यानी कि कोई भी वर्ब यदि है फॉर्म के बाद आए, बी फॉर्म के बाद आए, तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही होगी। ये तो होगी पहचानने की बात। अब यहां देखें थर्ड फॉर्म को हम पहचाने कैसे, तो हमने इसको अभी पहचानना, सबसे पहले पहचाना। कैसे पहचाना? कि जो एक्टिव में होगी वो हमेशा है फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। है फॉर्म के साथ यदि आएगी तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम इसको एक्टिव से जब पैसिव में बदलते हैं तो क्या करें? एक पार्ट तो क्या है, जो ये वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आएगा। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है ना। दूसरा देखो, ये जो है फॉर्म है वो रिपीट होगी। अब ये किसके अनुसार होगी? जो ऑब्जेक्ट आपने सब्जेक्ट की जगह लिखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है ना, के अनुसार इसका रूप तय होगा। ये हैव होगा या हैज होगा, ये तय कौन करेगा? जिस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट जिसको आपने सब्जेक्ट बनाया है वो यदि सिंगुलर है तो हैव का हैज हो जाएगा, अगर प्लूरल है तो हैव का हैव रह जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा? हमेशा बीन का उपयोग होगा। बीन का उपयोग होगा। आया समझ में? और इसमें कंसेप्ट भी है कि हैव फॉर्म के बाद डायरेक्टली जो है वो बीन यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इस थर्ड फॉर्म का हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो डूअर है वो इनएक्टिव हो चुका है। उसने
काम में जितनी एनर्जी अपनी कंज्यूम करनी थी वो कर चुका है, अब वो काम पर नहीं है। ये स्टेट जो आएगी सब्जेक्ट की वो थर्ड फॉर्म से शो होगी। लेकिन काम हो चुका है वो जो आएगा किससे, हैव के साथ थर्ड फॉर्म का उपयोग पैसिव हम इस तरह से करेंगे, हैव बीन तो आएगी। तो सेंटेंस में क्या बनेगा, आपको क्या याद रखना है कि हैव फॉर्म यदि सेंटेंस में आए यानी कि थर्ड फॉर्म आए तो आपको क्या करना, हैव फॉर्म हम वापस लिखेंगे, साथ में बीन लिखेंगे और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। ये कंसेप्ट एक जनरेट होता है थर्ड फॉर्म का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो अगला आता है। देखो ये जो थर्ड फॉर्म हमने लिखी इसमें हैव फॉर्म से जनरेटेड सारी फॉर्म है, वो हैव भी हो सकती है, ये आपको मैंने बता दिया है, वो हैज भी हो सकता है और वो हैड भी हो सकता है, वो विल हैव भी हो सकता है और वो शैल हैव भी हो सकता है। यानी कि तमाम तरह की टेंसेस में जहां पर भी हैव फॉर्म के साथ कोई सेंटेंस आ रहा है और उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। अब हम इससे आगे आते हैं, एक बार आप इसको आराम से देखें और समझने का प्रयास करें, स्क्रीनशॉट लें। हम आगे चलेंगे इसमें फोर्थ फॉर्म की तरफ। फोर्थ फॉर्म जो है वो क्या होती है, उसका पैसिव कैसे बनता है वो हम लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इससे आगे। अब आप इससे आगे देखिएगा, जो आपके फोर्थ फॉर्म होती है, सबसे पहला तो ये आता है सवाल की फोर्थ फॉर्म कहते किसे हैं। हमारे शुरू के जो टेंस के वीडियोस थे उसमें हमने इस बात को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि फोर्थ फॉर्म क्या होती है। जो भी आपकी रूट फॉर्म है ना, रूट फॉर्म का मतलब हम लोग लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म से, और फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं कि ऐसी वर्ब जिसके आगे और पीछे कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसी रूट फॉर्म कहलाती है। इस रूट फॉर्म के साथ यदि हम आईएनजी लगा दें तो वो हमेशा क्या कहलाती है, फोर्थ फॉर्म कहलाती है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारा कार्य है वो हमेशा कंटिन्यूअस सिचुएशन में शो होता है, कंटिन्यूअस सिचुएशन में शो होना शुरू हो जाता है, शो होता है। इससे हमें पता चलता है, जैसे आपने रूट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, जैसे आपने रूट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया तो इससे ये पता चला कि आप जिस पर काम कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वो कंटिन्यू है, यानी कि एनर्जी जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो लगातार हो रही है, कहीं पर रुकना नहीं हो रहा है, लगातार जारी है। वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड, काम को पूरा होना होता है, काम पूरा होना होता है, यानी कि वर्क इज इन द प्रोग्रेस, काम गतिशील है, ये इससे पता चलता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सिचुएशन को शो करता है ये फोर्थ फॉर्म हमेशा, है ना। जब सेंटेंस में फोर्थ फॉर्म आती है तो ध्यान देना, इस फोर्थ फॉर्म से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि वहां इज एम आर हो सकता है, वहां वॉज या वर भी हो सकता है, वहां विल बी शैल बी हो सकता है, वहां विल हैव बीन या शैल हैव बीन भी हो सकता है, वहां हैज बीन भी हो सकता है, वहां हैड बीन भी हो सकता है। ध्यान देना, आप सोच रहे होंगे कि क्या इस पार्ट का पैसिव बनता है विल बी शैल बी का, क्या विल हैव बीन और शैल हैव बीन का पैसिव बनता है, क्या हैज बीन का पैसिव बनता है, क्या हैड बीन का पैसिव बनता है। यहाँ देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7 सिचुएशन हमने ली है ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू, ये पास्ट कंटिन्यू, ये फ्यूचर कंटिन्यू, है ना। इसी तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ध्यान देना,
यहां पर हमें ये सीखना है कि चौथी फॉर्म आने पर पैसिव कैसे बनता है। तो पहले आप लोग अपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से जनरेट करें, फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ कुछ आपको कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा, है ना, हम सारा समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और विद प्रूफ समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना है फोर्थ फॉर्म दी होगी, वो कैसे होगी, रूट फॉर्म के साथ आईएनजी होगी। उस आईएनजी का मतलब है कि कोई काम कंटिन्यूस सिचुएशन में शो हो रहा है, जारी है, ठीक है, जारी है। तो फिर वो हमें ऐसा अगर है तो उससे पहले या तो इज एम आर होगा या वॉज वर होगा, ठीक है। फिर उसके साथ विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन जैसे वर्ब का हिस्सा आ सकता है, ठीक है। अब इनका पैसिव कैसे बनाएंगे, इसको दो टुकड़ों में हम समझेंगे, है ना। कैसे, सबसे पहले आप देखें कि जो ये रूट फॉर्म है इसको जब आप पैसिव में लाएंगे, जैसा कि हमने समझा था बाकी सब में, जो रूट फॉर्म है वो चेंज किस में हो जाएगी, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि रूट फॉर्म के साथ जो आईएनजी है, ये रूट फॉर्म को हमने थर्ड फॉर्म में चेंज क्यों किया, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इनएक्टिव मोड में आ चुका है। जैसे आपका सब्जेक्ट इनएक्टिव मोड में आता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में के द्वारा शो होता है, ठीक है। लेकिन आईएनजी क्या कर रहा है, आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, योर वर्क इज इन प्रोग्रेस, है ना, आपका काम लगातार है। तो फिर पैसिव में ये चीज किससे आएगी, इसको हम शो करेंगे बी लगा करके, इस आईएनजी को यहां पर ऐड कर देंगे, है ना। तो पार्ट क्या बन गया, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब उससे आगे देखें, यदि आपके सेंटेंस में इज एम आर है, इसको मान लो हम नंबर 1 देवें, तो इस नंबर 1 में या तो यहां पर इज होगा या एम होगा या आर होगा, इनमें से किसी एक को लाओगे, यानी कि इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म हो तो आपका आंसर क्या होगा, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। नंबर 2, इसको यदि हम नंबर 2 दें, वॉज वर, तो यहां पर आप क्या करेंगे, इससे आगे सिर्फ वॉज या वर का उपयोग होगा। इन दोनों में से कोई भी जो नए सब्जेक्ट के अनुसार जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है उसके अनुसार हम इसको चेंज करेंगे, वॉज वर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब इनके साथ क्या करें, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन। तो यहां पर हम कंसेप्ट की बात करेंगे, वो क्या है, देखो एक चीज तो ये है कि ये माना जाता है कि फ्यूचर कंटिन्यू और तमाम तरह के परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव नहीं बनाया जा सकता, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं और परीक्षाओं में ऐसा माना जाता है। ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि इनका पैसिव बनाना बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल हो जाता है, मतलब अति काल्पनीय या अति काल्पनिक हो जाता है, ठीक है, इसका पैसिव नहीं बनाया जाता। लेकिन ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो प्रेस से एक बुक जारी हुई, प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ इंग्लिश, माइकल स्वान की लिखी हुई है, उस किताब के पेज नंबर 458 पर यह लिखा हुआ है कि यदि इनका पैसिव बनाना जरूरी हो जाए तो आप पैसिव बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। इफ यू फील द नीड ऑफ कन्वर्टिंग द गिवन सेंटेंसेज like this type of sentences you want to convert into passive, then you can use, आप इसका यूज कर सकते हो, you can convert the sentences of this type to passive, आप उसको पैसिव में बदल सकते हो। मैं दोबारा बता देता हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रेस है उससे जारी किताब प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ इंग्लिश, माइकल स्वान के द्वारा वो लिखी गई है, जो ग्रेट ग्रामेरियन है, प्रैक्टिकल इंग्लिश की बात करते हैं, और पेज नंबर 458 पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो फिर बनाएं कैसे, देखो मैं पहले हिंदी में बोलता हूं, मैं 3 दिन से पतंग उड़ा रहा हूंगा या मैं पतंग उड़ा रहा हूंगा, ये सेंटेंस है, एक कंटिन्यू का है और एक परफेक्ट कंटिन्यू का है, फ्यूचर का। क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता, पतंग मेरे द्वारा उड़ाई जा रही होगी, आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ बनाया तो जा रहा है, ठीक वैसे ही अगर जरूरत है तो आप बनाएं,
लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, इसलिए हम इसको बनाने से बचते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो नियम प्रचलन में है वो गलत है, पर एक जानकारी मेरी जानकारी में आई तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को उससे अवगत करवाऊं। और ऑक्सफोर्ड अपने आप में अंग्रेजी का एक सिनोनिम है, क्योंकि हम लोग जो है ब्रिटिश लोगों को और अमेरिकन लोगों को या नेटिव्स लोगों को फॉलो करते हैं, और उस किताब में उसके जितने भी एडिशंस है उन सब में इस चीज़ को मेंशन प्रॉपरली किया हुआ है, और इंग्लिश की जो और भी बुक्स है उसमें भी इनको मेंशन किया गया है। तो जरूरी हो आपको लिखना हो तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे मान लो मैं ये कहूं कि मैं 3 दिन से वहां पर अपना काम कर रहा हूंगा, तो मेरा काम वहां पर 3 दिन से किया जा रहा होगा या मेरे द्वारा किया जा रहा होगा। क्या ऐसा सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब कॉन्सेप्ट हम क्या बनाएं? कॉन्सेप्ट ये बनाएं कि जहां पर भी यदि फोर्थ फॉर्म नजर आए, चाहे वो कंटिन्यू के रूप में नजर आए, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यू के रूप में नजर आए, अल्टीमेटली आपको तीनों टेंस के कंटिन्यू और तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यू यानी कि 6 प्रकार के सेंटेंसेस को यदि पैसिव में कन्वर्ट करना है तो इतना ही ध्यान रखना है, गौर से देखें। जो वर्ब दे रखी है रूट फॉर्म, उसको तो आप थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। आईएनजी इस वर्ब के साथ लगा हुआ है, उसकी एवज में उसको हटा करके आप बीइंग का उपयोग करें, ठीक है। उसके बाद क्या करें? उससे ठीक पहले इफ यू हैव इन द सेंटेंस इज एम आर, देन यू आर टू यूज देयर वन ऑफ द वर्ड्स, वन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। यदि आपको वहां विल बी शैल बी के साथ दिया जा रहा है तो आप विल बी शैल बी का उपयोग करें। आप सोच रहे होंगे विल बी शैल बी के साथ बीइंग, देखने में और सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वी आर नॉट हैबिचुअल टू सी या टू वॉच दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज। सो मे बी थोड़ा सा हमें ये पजल कर सकता है कि बी भी आ रहा है और बीइंग भी आ रहा है, लेकिन आता है, आप लिख सकते हो, है ना। हैज बीन के साथ बीइंग का उपयोग भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई सेंटेंस आपको दिया हुआ है जहां पर हैज बीन दिया हुआ है, हैज बीन, तो हैज बीन बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज हो सकता है। तो क्या करना? रूट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करना, आईएनजी वाले को बीइंग में लिखना, उससे पहले आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है उसी का यूज करना। इज एम आर है तो इज एम आर में से किसी एक का उपयोग करें। वॉज वर है तो वॉज वर में से किसी एक का उपयोग करें। विल बी शैल बी है, ध्यान देना यदि जरूरी है तो इसका पैसिव बनाया जा सकता है, शैल बी विल बी में से किसी एक का यूज करें। विल हैव बीन शैल हैव बीन है तो भी आप इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो। हैज बीन और हैड बीन है तो हैज बीन प्रेजेंट में होगा तो हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक आएगा, हैड बीन है तो हैड बीन का यूज होगा। लेकिन सेंटेंस जब भी बनेगा हैज बीन बीइंग आएगा, हैव बीन बीइंग आएगा, विल बी बीइंग आएगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। वो किताब कौन सी है तो ध्यान देना वो कौन सी किताब है, प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ इंग्लिश, ये तो किताब का नाम है। और माइकल स्वान जो है वो इस किताब के ऑथर है। कौन है? ऑथर। और पेज नंबर कितने हैं मैं वो भी बता देता हूं, 458। और ये जारी किसने की है? ऑक्सफोर्ड प्रेस के द्वारा इसको जारी किया गया है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो प्रेस है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। इस किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर आप चाहें, आपको जरूरत हो ऐसे सेंटेंस लिखने की तो आप पैसिव बना सकते हो, ठीक है। तो एक ही कंसेप्ट निकल करके आता है कि फोर्थ फॉर्म का पैसिव यदि बनाना है तो आपको बीइंग का यूज करना है। उससे पहले वाली सिचुएशन चाहे इज एम आर है, चाहे वॉज वर है, चाहे हैज बीन है, हैव बीन है, हैड बीन है, विल हैव बीन है, शैल हैव बीन है, उनमें से किसी एक को रिपीट किया जाएगा और उसके बाद में थर्ड फॉर्म सब में आएगी, बीइंग बीच में आएगा। ये फोर्थ फॉर्म का कंसेप्ट हो गया। दोस्तों इन सारी चीजों को हम समझेंगे और साथ में एक चीज और, जैसे ये वर्ब का हिस्सा, वर्ब
के अनुसार टेंस में, ये पैसिव में क्या चेंज आता है वो हम समझ लेते हैं, तो फिर हम आएंगे अभ्यास की तरफ। उस समय जो आपके समझ में आने में जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ हिस्सा है, जो हिस्सा अभी तक आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, वो भी समझ में आएगा, ऐसा मेरा यकीन है। ठीक है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें, समझने का प्रयास करें कि हमने चौथी फॉर्म को समझा, किस तरीके से आपको इसको करना है ना। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको शेयर कीजिएगा, और अभी तक यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नए वीडियोस जो हमारे अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। चलो अब हम आते हैं पांचवी फॉर्म की तरफ, कि पांचवी फॉर्म क्या है और पांचवी फॉर्म से पैसिव कैसे बनता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात ही ये करते हैं कि ये जो फिफ्थ फॉर्म होती कौन सी है, फिफ्थ फॉर्म होती कौन सी है। दोस्तों ध्यान दें कि जो भी रूट फॉर्म आपको नजर आता है, so many times we are given in the sentence before the root form, always we have in the sentence 2 plus root form, or before this part of the phrase we have another verb। यहां पर एक और वर्ब होती है, जैसे कई बार want का यूज या like का यूज किया जाता है, ऐसी वर्ब होगी, या कोई और भी वर्ब हो सकती है। पर कहने का अर्थ यह है कि 2 प्लस रूट फॉर्म यदि आपको नजर आता है तो वो हमेशा कौन सी फॉर्म होगी, बिल्कुल ठीक समझा आपने, पांचवी फॉर्म होगी। और उससे ठीक पहले कोई ना कोई वर्ब आपको जरूर दी होगी। यहां कोई वर्ब भी हो सकती है और कई बार कोई हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर वगैरह भी हो सकती है। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, है ना, इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूं आई एम टू राइट डाउन ए लेटर, ये भी हो सकता है। आई हैव टू राइट डाउन ए लेटर, ये भी हो सकता है। तो फिर इसमें यूज किसका हुआ, पांचवी फॉर्म का यूज हुआ। जब पांचवी फॉर्म आए तो क्या करना, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, तो आप ध्यान रखें कि जब भी पांचवी फॉर्म आपको दी जाए तो ये जो 2 है इसको वापस लिखा जाएगा। ओके, ये रूट फॉर्म जैसा कि हम जानते हैं, इसको हमें किस में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब 2 और थर्ड फॉर्म ये दोनों कॉम्बिनेशन अंग्रेजी में नहीं नजर आता, तो फिर क्या करें, इसके साथ आप बी को ऐड कर दें। तो ये पार्ट क्या बन जाता है कि whenever we are given a sentence with 2 plus first form, 2 plus root form, then what should we do when we want to convert the given sentence into passive? Then what should we do? हमें क्या करना चाहिए? We should convert 2 plus first form into 2b third form. 2 plus first form equal to 2b third form. हमें 2b third form में इसको कन्वर्ट करना होगा, है ना। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि आई एम टू टीच इंग्लिश, इसका मुझे पैसिव बनाना, मैं तो सिर्फ इसको चाहता हूं कि इसको कैसे ट्रीट करूं। तो देखो इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको 2 को 2 लिखूंगा, बी को बी लिखूंगा, और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो डॉट हो जाएगी, है ना। दैट्स हैज बीन कंप्लीटेड, पूरा हो चुका। अब इंग्लिश को मैं आगे लाऊंगा, ये हो गया इंग्लिश। तो फिर एम का क्या करूं, बिल्कुल ये इज, एम, आर में से किसी एक रूप में आएगा और इंग्लिश के साथ क्या आ जाएगा, इज, यानी कि एम जो है वो अपने ग्रुप में से एक होकर के आएगा। जैसे एम है तो इज, एम, आर में से एक आएगा, एम या इज है तो भी इज, एम, आर आएगा, आर है तो भी इज, एम, आर में से किसी एक को लाया जाएगा, हैज़ है तो हैज़ में से किसी एक को लाया जाएगा। तो इंग्लिश इज टू बी टॉट, अब यहां बाई करके मैं मी लिख सकता हूं, है ना। ये एक एग्जाम्पल आपको मैंने समझाया कि कैसे यदि आपको वहां पर फिफ्थ फॉर्म दी हुई है तो उसका पैसिव बनता कैसे है। Whenever we are given fifth form, then what should we do to convert the given sentence into passive? What should we do? है ना, what is most important part to be converted there? क्या है वो महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि हमें परिवर्तित करना है? That is only
टू प्लस फर्स्ट कन्वर्टेड शुड बी कन्वर्टेड इनटू टू बी थर्ड फॉर्म। उससे पहले वाला इज एम आर वॉज वर हैज हैव वो वैसा ही रहेगा, है ना। दैट्स ए ग्रेट कंसेप्ट टू बी क्रिएटेड इनटू योर माइंड। ओके, ये यहां तक हमने समझा पांचवी फॉर्म को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं आगे। इसके बाद देखें कि अब हम लेते हैं सिक्स फॉर्म को कन्वर्ट कैसे करें। अब जब हम बात सिक्स फॉर्म की कर रहे हैं तो पहले हम यही समझेंगे कि सिक्स फॉर्म जो है वो होती क्या है, व्हाट इज सिक्स फॉर्म, है ना। इसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। कई बार हम इतना ही कह देते हैं वर्ब के साथ एस ई एस आई एस लग जाए सिक्स फॉर्म हो जाती है, बिल्कुल सही है, बात वो भी सही है, कहना हम वो भी चाहते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्स फॉर्म। और सिक्स फॉर्म क्या होती है, जैसा कि रूट फॉर्म जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। रूट फॉर्म ऐसी वर्ब, ऐसी एक्शन फॉर्म जिसके आगे पीछे कुछ भी जुड़ा हुआ ना हो, उसके साथ यदि आप एस ई एस और आई ई एस जोड़ देवें, जिसको कि आप टेक्निकल रूप से हिसिंग साउंड कहते हैं। यदि सेंटेंस में हिसिंग साउंड ऐड किया हुआ, एस ई एस आई एस ऐड की हुई कोई भी वर्ब यदि सेंटेंस में आए तो वो कौन सी होगी, वो सिक्स फॉर्म होगी, है ना। अब इसमें डू और डज भी शामिल है, यानी कि सेंटेंस में यदि ये पार्ट भी नजर आ जाए, या तो ये नजर आएगा या ये नजर आएगा। ये नजर आएगा तो दो स्थितियों में, या तो क्वेश्चन होगा तो नजर आएगा, या नोट होगा सेंटेंस में तो नजर आएगा। ये जो बिना क्वेश्चन बिना नोट वाले वाक्यों में ये नजर आएगा। बाकी चीजें हम जब अभ्यास करेंगे उस दौरान समझेंगे। ये सिक्स फॉर्म होगी। ऐसी स्थिति में करें क्या, whenever we are given a sentence with six form, then what should we do? Always क्या करना है, हमने क्या किया था, what did we do when we are given a sentence with first form? क्या किया था जब फर्स्ट फॉर्म दिया गया था, हमने इसे हमारे थर्ड फॉर्म के साथ चेंज किया था। बिल्कुल वही हमें यहां करना है। जब भी हमें ये नजर आए तो हमें हमेशा सेंटेंस में पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना होगा। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म यदि सेंटेंस में दी जाए तो उसका पैसिव हम कैसे बदलते हैं। ये फिक्स वाला पार्ट था, ध्यान देना। हमने जब एक्टिव पैसिव शुरू किया था कन्वर्ट करना तो हमने दो चीज़ें समझी थी, एक फिक्स पार्ट और एक था नॉन फिक्स। हमने नॉन फिक्स पार्ट जो है वर्ब वाला वो अभी समझा था, और फिक्स पार्ट जो हम पहले ही समझ चुके हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, थर्ड फॉर्म का उपयोग करना, है ना। उसके बाद जो है दूसरे ऑब्जेक्ट का उपयोग करना, एक प्रीपोजिशन का उपयोग करना, और आपका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलना। ये जो पार्ट था वो क्या था, फिक्स। और नॉन फिक्स में वर्ब के अनुसार होने वाला परिवर्तन, एक सारे सेंटेंसेस में समान है वो फिक्स है, एक हर सेंटेंस में अलग अलग है। तो टेंस के सेंटेंस जो है वो सारे के सारे इसी पैटर्न से हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, है ना। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि कैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाया जाता है, कैसे लेट वाले सेंटेंसेस का पैसिव बनाया जाता है, वो भी हम समझेंगे, है ना। तो एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे देखते हैं। यहां तक आप लोगों ने समझा होगा, है ना। अब आप देखें कि हमने केवल टेंस और उस टेंस में जो सेंटेंसेस दिए जाते हैं उनका पैसिव कैसे बनाते हैं ये हमने समझा। इससे अगला जो पार्ट है कि लेट वाले सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस और अलग प्रकार के सेंटेंसेस जो टेंस के अलावा होते हैं, जिसमें मॉडल भी शामिल है, उसमें पॉजिटिव वर्ब भी शामिल है, उसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी शामिल है। तमाम तरह के वो सेंटेंसेस जो टेंस के अलावा होते हैं उनका पैसिव कैसे बनाया जाता है, इसका बेसिक का एक और पार्ट 4 जो है हम लेकर के आपके सामने आएंगे। उसके बाद जो पार्ट 5 होगा वहाँ से आपका एक्चुअल एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कैसे किया जाता है विद एग्जाम्पल, विद एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे। आपने हमारे वीडियो को अच्छे से देखा और हम लोगों को आपने इतना प्यार दिया। आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। धन्यवाद।